इस वहां का माहौल सचमुच बहुत खौफनाक लगने लगा था। एक साथ शादी का मंडप और शमशान का मंजर, ऐसा होते जो भी देख लेता उसकी रूह कांप जाती। लेकिन यहाँ तो एक रूह खुद इसके पीछे की वजह थी। अचानक वहां रखा सामान एक एक करके हवा में उड़ने लगा। बाबा, चीजों को संभालिए, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, चिंता मत करो, हमारा काम बस पूरा होने ही वाला है, बूढ़े बाबा ने कहा। जैसे बूढ़े बाबा ने ऐसा कहा, वहां रखी हुई लाल फूलों की माला अचानक से बाबा के गले में आ गई। तुम मेरी अर्थी सजाने का सोच रहे थे, अब देखते हैं ये अर्थी का सामान किसके काम आता है। गौरी ने भारी आवाज में फुर्राते हुए कहा, बाबा, जब तक हम गौरी को काबू न कर ले तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस काम को पूरा कर पाएंगे। ये पहेली ऐसे में पूरी कैसे होगी? सिद्धार्थ ने कहा। बाबा ने अपने पास रखे हुए सरसों के दाने अपने और सामान के चारों ओर बिखेर दिए। गौरी जोर जोर से चीखने लगी। इससे पहले कि गौरी और कुछ कर पाती, सिद्धार्थ ने पहले से जलाकर रखी हुई मशाल से उस पुतले को चिता पर रखकर उसमें आग लगा दी। उस चिता में आग लगते ही गौरी के शरीर में बहुत हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आग की तपिश गौरी को जला रही हो। गौरी जोर जोर से चीख रही थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, उसके हाथ पैर मुड़ने लगे थे और वो तड़प रही थी। ये देखकर मिस्टर बजाज का दिल फूट के आंसू हो रहा था, लेकिन इन हालातों में वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। बस कुछ ही पलों में गौरी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। मिस्टर बजाज जल्दी से दौड़े और उन्होंने गौरी को सहारा दिया। सिद्धार्थ भी तुरंत उठकर गौरी के पास गया और उन लोगों ने गौरी को वापस कमरे में ले जाकर लिटा दिया। बाबा, हमारी ये पहेली पूरी हुई। मुझे लगता है अब गौरी पर कोई खतरा नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। सुबह हो चुकी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद चाय पीते वक्त सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा तीसरे दरवाजे की पहेली को सुलझाने को लेकर बात करने लगे। अंकल, आप गौरी का ख्याल रखिए, हम लोगों को कहीं जाना है। गौरी से कहिएगा कि वो आराम करे। गौरी को लेकर अब हमें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अब ठीक है। उस कुएं की तलाश में सिद्धार्थ और बाबा दोनों निकल चुके थे। गांव में कुल मिलाकर लगभग 15 कुएं थे, जिनमें से मोस्टली सब पूरी तरह सूखे हुए थे। लेकिन सूखे हुए कुएं इतने सूखे थे कि उनमें घास तक का उग पाना भी मुमकिन नहीं था। बाबा ने सुना था कि गांव की दक्षिण दिशा में एक ऐसा भी सूखा कुआं था जिसमें शायद कोई पेड़ उगा हुआ है। करीब 4 किलोमीटर का फासला तय करके वो दोनों उस जगह तक पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखने पर पता चला कि इस कुएं में लगा पेड़ सूखा हुआ था। गांव में और गांव के आसपास ऐसे बहुत से कुएं थे जहां पर सूखे पेड़ थे, लेकिन ऐसा सूखा हुआ कुआं जिसके किसी पेड़ या पौधे में फूल नहीं उगा हो, उसे खोज पाना बहुत मुश्किल था। बाबा, मैं आज किसी भी हालत में उस कुएं को ढूंढ कर ही रहूंगा। पहेली के हिसाब से हमें आज रात ही उस फूल को जलाना होगा, सिद्धार्थ ने कहा। ये बात तो मैं भी जानता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि हमें वो कुआं जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलो चलकर कहीं और देखते हैं, बूढ़े बाबा ने कहा। बाबा, मुझे लगता है कि सूखे कुएं में पेड़ और उसमें फूल तभी लग सकता है जब आसपास कहीं कोई तो पानी का जरिया हो। बिना पानी के ज्यादा दिन तक कोई पौधा जिंदा नहीं रह सकता। हमें कोई ऐसा कुआं देखना चाहिए जो सूखा हो लेकिन उसकी कुछ दूरी पर पानी मौजूद हो, सिद्धार्थ ने कहा। तुम ठीक कहते हो सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ एक कुआं एक पुरानी बावड़ी के सामने हो सकता है, उसमें ही हमें वो फूल वाला पौधा मिल जाए। लेकिन एक और बात, वो बावड़ी भी उस मनहूस हवेली से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, बूढ़े बाबा ने कहा।
दोनों बिना देर किए उस बावड़ी के पास वाले कुएं के पास पहुंचते हैं। उस बावड़ी के आसपास बबूल की झाड़ियां थी। राजा महाराजाओं के जमाने की बनी वो बावड़ी बहुत पुरानी थी। देखकर लगता था कि पहले वो बावड़ी बहुत खूबसूरत रही होगी। उसे भी किसी महल के बरामदे की तरह नक्काशी करके बनाया गया था, लेकिन उस जगह पर भी वैसा ही सन्नाटा था। मनहूसियत थी। मकड़ी के जाल थे जो कि बबूल की झाड़ियों पर तक लगे हुए थे। वे लोग थोड़ी दूर पर मौजूद कुएं के पास गए। उस कुएं में भी ऊपर से तो कोई भी ऐसा पौधा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ सूखे और कुछ हरे बबूल की झाड़ियां दिख रही थी, इसका मतलब हो सकता था कि वो पौधा वहीं मिल जाए। लेकिन पहले उन्हें इन झाड़ियों को साफ करना होगा। बाबा, यहाँ की कांटेदार झाड़ियों को साफ करने के लिए हमें कुल्हाड़ी की जरूरत होगी और साथ ही हमें मशाल भी लानी पड़ेगी, जिससे हम एक बार उस पौधे के मिलते ही उस फूल को जलाकर राख कर सके, क्योंकि उस फूल को हमें चांद की रोशनी में जलाना है। इसलिए बेहतर होगा कि हम दोबारा यहाँ पर शाम के वक्त आए। सिद्धार्थ ने कहा। वे दोनों वापस गांव की तरफ जाने लगे। सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही गांव में उन्हें एक घर के सामने बहुत भीड़ नजर आई। करीब 4 बज रहे थे। शाम होने में भी वक्त बाकी था और सर्किट हाउस की दूरी वहां से बहुत ज्यादा भी नहीं थी। उन दोनों ने सोचा कि पहले देखते हैं कि वहां पर इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई थी। उस घर के अंदर से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। घर के सामने अर्थी बनाई जा रही थी। वहां जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि किसी जवान लड़के की मौत हो गई है। लोगों की बात सुनकर उन्हें कुछ यूं पता चला। दरअसल हुआ ये था कि कल शाम जब वो लड़का हवेली के सामने से गुजर रहा था, अचानक उसे एक लाल साड़ी वाली लड़की दिखाई दी थी। लड़की बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ना चाहते हुए भी वो लड़का उस लड़की के पीछे खींचा चला गया। वो लड़का वहां अकेला नहीं गया था। वो अपने दोस्त के साथ हवेली से कुछ ही दूर पर मौजूद अपने खेत से लौट रहा था। उसे उसके दोस्त ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो लड़की अकेली थी और गांव की तरफ जा रही थी। वो एक पतली गली से होकर गुजरने लगी। सुनसान सड़क पर शाम के वक्त अकेली लड़की को देखकर उस लड़की की नीयत खराब हो गई। उसका दोस्त उस लड़के को जब समझा कर हार गया तो वो उसे छोड़कर गांव में चला गया। सुबह लोगों को पता चला कि उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो गई थी और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और चेहरे पर नोचे जाने के निशान थे। लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जिस दिन से उस हवेली का गेट दोबारा खोला गया था, उसके बाद से शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब वीरानगढ़ में किसी के साथ कोई हादसा पेश न आया हो। वो जगह श्रापित थी, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन वह हादसे उस वक्त और बढ़ जाया करते थे जब कोई उस हवेली से छेड़छाड़ करता था। लाल साड़ी वाली औरत आखिर कौन हो सकती थी? गौरी तो उस वक्त सर्किट हाउस में अपने कमरे में बंद थी। तो क्या ये काम उस तस्वीर वाली भूतनी का था? सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों इसी बात को सोचने में लगे हुए थे। सिद्धार्थ, जो तुम सोच रहे हो वही मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अब इस चीज को सोचने से कोई फायदा नहीं। जो होना था हो चुका। हमें आज रात की उस पहेली को सुलझाना है, जिससे हमें तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में मदद मिल सके। बूढ़े बाबा ने कहा। वो लोग जब आगे बढ़ने लगे तो कुछ गांव वाले उनके सामने आ गए। देखिए, ये सब कुछ आपके पिता की वजह से हुआ है। उन्हें लोगों ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। अब यहाँ मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गांव के एक उम्रदराज शख्स ने कहा, देखिए, मेरे पिता ने जो कुछ भी किया वो गांव के भले के लिए किया था। हाँ, उनसे एक गलती जरूर हुई थी कि वे उस मनहूस हवेली में चले गए थे। उन्हें भी अपनी इस गलती की सजा मिली है। उस दिन से वे भी लापता हैं। उनका सपना था कि अगर गांव में फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो गांव की गरीबी कम होगी।
और बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अब तक जिस गांव की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, फैक्ट्री शुरू हो जाने से उसकी तरफ सरकार भी ध्यान देने लगती। मुझे इस हादसे का बहुत दुख है, लेकिन आगे से आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, मैं इसी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सिद्धार्थ ने गांव वालों को कहा, अभी हम लोगों को कुछ काम है, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सकते, लेकिन इतना समझ लो कि ये लड़का गांव वालों को अभिशाप से आजाद कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार है। ये कहने के बाद बूढ़े बाबा सिद्धार्थ को लेकर सर्किट हाउस की तरफ आगे बढ़ गए। सर्किट हाउस पहुंचकर उन लोगों ने वहां के स्टोर रूम से अपनी जरूरी सामान इकट्ठा किया। लगभग शाम के 5 बज रहे थे। सिद्धार्थ ने सोचा कि ये वक्त सही है जब उन्हें उस कुएं के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर बबूल की कांटेदार झाड़ियां थी, उन्हें काटा भी जाना था। एक बार वहां के लिए निकलने से पहले सिद्धार्थ ने सोचा कि गौरी के हाल चाल जान लिए जाए। वो 2 मिनट के लिए मिस्टर बजाज से बात करने के लिए उनके कमरे में गया। मिस्टर बजाज उस वक्त अपने कमरे में नहीं थे, वे गौरी के पास बैठे हुए थे। गौरी गहरी नींद में थी। अंकल, अब गौरी की तबीयत कैसी है? सिद्धार्थ ने पूछा। पहले से बेहतर है, लेकिन नींद में बड़बड़ा रही है। शायद वो डरी हुई है, उसे थोड़ा बुखार भी आ गया है। मुझे लगता है कि अब वो प्रॉपर रेस्ट करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, मिस्टर बजाज ने कहा। वो दोनों जल्दी वहां पहुंच गए। उस पूरे इलाके में बबूल की झाड़ियां उग गई थी। ऐसी जगह में सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों के होने का भी डर रहता है, लेकिन सिद्धार्थ को इन सारी चीजों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो आज किसी भी हालत में उस पहेली को सुलझाना चाहता था। सिद्धार्थ ने पहले कुएं के आसपास की झाड़ियों को साफ करना शुरू किया, लेकिन वीरानगढ़ में ऐसा कुछ भी करना इतना आसान नहीं था। जिसका डर था वही हुआ। अचानक वहां पर बहुत सारे सांप निकल आए। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दोनों वहां से तुरंत भागते हुए बावड़ी के पास गए। बाबा, जब तक सांप कहीं चले नहीं जाते, उस कुएं में उतर पाना इतना आसान नहीं होने वाला है, सिद्धार्थ ने कहा। तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर परेशानियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। उस हवेली की कोई भी गुत्थी सुलझा पाना इतना आसान नहीं है। चलो, थोड़ी देर बाद हम दूसरी तरफ से कोशिश करते हैं, बाबा ने कहा। थोड़ी देर बाद आसमान में चमगादड़ों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बावड़ी किसी जगह पर जाकर वो लोग खड़े हुए थे। अचानक वहां के खंभे और छत के हिस्से टूटकर गिरने लगे। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। वक्त बीतने लगा और अंधेरा गहरा होने लगा। सिद्धार्थ जानता था कि रात के अंधेरे में अपने मकसद को हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था, लेकिन पहेली की शर्त भी यही थी। अब वहां वो सांप तो नजर नहीं आ रहे थे, पर अंधेरा बढ़ते जा रहा था। सिद्धार्थ ने दूसरी तरफ से कुएं के आसपास की झाड़ियों को काटना शुरू किया। अब तक भी वो दोनों इस बात को नहीं जानते थे कि उस कुएं में वो फूल वाला पौधा मौजूद था भी या नहीं। उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि पहेली में सिर्फ एक फूल को जलाने की बात कही गई थी। इसीलिए ऐसा भी नहीं हो सकता था कि वो पूरे कुएं में आग लगा दें। झाड़ियां साफ करके वे लोग आगे बढ़ने लगे। वहां पर अचानक छोटे बच्चों की एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए एक चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सिद्धार्थ जानता था कि ये सब कुछ बुरी शक्तियां करवा रही हैं, लेकिन उसे आगे बढ़ना था। तभी अचानक बूढ़ी बाबा की आवाज आई, सिद्धार्थ, मुझे बचाओ, मेरे पैर जमीन में धंसे जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पीछे देखा तो जहां पर उस वक्त बूढ़े बाबा खड़े थे, वहां से 100 मीटर के दायरे में एक दलदल थी।
जो कि ऊपर से देखने पर बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। क्या ये सिद्धार्थ का ध्यान हटाने की कोशिश थी या बूढ़े बाबा की जान सचमुच खतरे में थी? अचानक वहां पर जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ ने कुएं में उतरने से पहले अपनी कमर के आसपास एक बेल्ट और रस्सी बांधी थी और उस रस्सी को पास ही के एक बबूल की पेड़ से बांध दिया था। तो सिद्धार्थ का अगला कदम क्या होगा? दलदल में फंसे बूढ़े बाबा को वो कैसे निकाल पाएगा? क्या होगा उस पहेली का प्रभाव? क्या बूढ़े बाबा का सफर यहीं खत्म हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।